की फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हम करते हैं क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और आज के दिन बहुत सारे सवाल दर्शक हमसे पूछते हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ अब दो नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत तुस्तिकी और मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या, आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। शुरुआत करना चाहूँगी दर्शकों के सवालों के साथ और सौरभ सरकार हमारे साथ फोन लाइन पर है। सौरभ, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, अच्छे हैं मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैडम वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, मालदा डिस्ट्रिक्ट। ओके, 28 साल की आपकी उम्र है और आपने अभी शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की 5 महीने पहले से? यस मैम, यस मैम। सौरभ, क्या सोच के आपने निवेश की शुरुआत की है? मैडम कुछ नहीं, ऐसा है मेरे को 50 ईयर जब होगा मेरा तो तब मुझे एक्चुअली रिटायरमेंट लेना है। अच्छा। इसके लिए मैम मैंने इन्वेस्ट शुरू किया। हाँ, तो 10,000 ही में मैम इन्वेस्ट कर पाऊंगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा अभी के लिए। बाद में अगर सोचा जाएगा, अगर 5 साल के बाद अगर कुछ होगा तो तब बढ़ा सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट मनी, लेकिन अभी 10,000 ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50 की उम्र में आपको कितना इकट्ठा करना है? मैडम 1 करोड़। काफी होगा ये? हाँ मैम, हो जाएगा। एक्चुअली मेरा अदर जगह पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ है कुछ। मैंने लैंड भी लिया हुआ है, 2-3 मेरा लैंड भी लिया हुआ है। ओके ओके। और इक्विटी के जरिए निवेश करने के बारे में आपने कैसे सोचा? आप शायद मार्केट को ट्रैक करते हैं? हाँ मैम, मैं शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, डेली ट्रैक करते हैं और आपका चैनल के माध्यम से और इजी हो गया ट्रैक करना डेली। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और अच्छा लगा कि आप बाज़ार को ट्रैक करते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं, उसके मुताबिक अपने लिए रणनीति भी बनाते हैं। लेकिन हेमंत जी, एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है सौरभ का सवाल सुनकर, वो ये है कि अभी इनकी जितनी क्षमता है उतना ही ये निवेश कर पा रही हैं, लेकिन अगर हमें ऐसी कोई थंब रूल की ज़रूरत हो जहाँ पर हम दर्शकों को ये समझा पाएँ कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा आपको बचाना चाहिए और कितना हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हेमंत जी बहुत लोगों को ये समझ नहीं होती है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसे आप कैसे समझाएंगे? ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। काफी बार जब आप पैसा बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, तो आपको लगता है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दी, जबकि वो इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को एक मीनिंगफुल रेट पे बढ़ाते हैं। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक सेवर होना बहुत ही जरूरी है। तो जहां तक थंब रूल का सवाल है कविता, मैं कहूँगा कि एक थंब रूल होता है जो ये कहता है कि आपकी जो इनकम है या जो सैलरी है उसका 50% जो है वो आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस में जाए। उसमें आप चाहे EMI लेते हैं या आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ले लें या आपकी चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, जो भी है वो 50% में होना चाहिए। और 30% जो है वो बेसिक बॉन्ड्स बोलते हैं जो, या जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, इस तरह के एक्सपेंसेस में कम से कम 20% जो है आपके पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली ये नंबर जो है इंटरचेंजेबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी पर्सनल सिचुएशन। तो आई थिंक ये एक थंब रूल है, बट मेरा हमेशा ये मानना है कि थंब रूल हमेशा आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन को देखना है। कि ऐसे हम बोलते हैं कि आप अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हो तो जब आप एक हर गोल के लिए आप कैलकुलेट करते हो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मदद करता है डिसाइड करने में कि आपकी सैलरी का कितना पैसा जो है इन्वेस्ट होना चाहिए। आई थिंक ये ब्रॉड एक रूल है। अगर मैं सौरभ की बात करूँ, देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, इनकी इनकम जो है वो 30,000 और वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1/3 जो इनकम है मंथली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि अभी उनके पास कैपेसिटी नहीं है और इन्वेस्ट करने की। उन्होंने साथ में ये भी कहा अभी, इसका मतलब उन्हें पता है कि आगे जाके जब उनकी इनकम बढ़े तो वो कोशिश करेंगे कि इस रकम को बढ़ाएं। और आई थिंक हर इन्वेस्टर की ये कोशिश होनी चाहिए कि आज आप जितना भी पैसा है उससे शुरुआत कीजिए और आगे जाके धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़े उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाते रहिए। तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप। 20 साल का समय इक्विटी फंड में SIP, आई थिंक स्ट्रेटेजी वाइज, और चाहे वो SIP की इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो इक्विटी फंड्स हो, आई थिंक वो काफी अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अर्नव जी, यहाँ पर मायने रखती है कि इनकी 28 साल की उम्र, यहाँ पर छोटी शुरुआत
भले ही आप कर रहे हो, वो भी अगर आप कम उम्र में कर रहे हो तो उम्र बढ़ती है, आपकी कमाई बढ़ती है, उसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट की राशि भी बढ़ती है। जरूर, ये भी एक चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि निवेशक ऐसा सोचता है कि मेरे पास बहुत बड़ी रकम नहीं है तो मैं निवेश नहीं करूंगा, जब थोड़ी रकम बढ़ जाएगी तब मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन ये एक जो पॉलिसी है उससे आप समय गंवाते हो, और जब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहे हो तब आपके लिए छोटी भी रकम सही, छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, लेकिन लंबे समय तक निवेश करते रहिए, क्योंकि वहां पर जो कंपाउंडिंग का जो एंड का बेनिफिट है वो इतना बड़ा है कि ये छोटी रकम भी अंत में आपको बड़ी लगने लगेगी। तो जल्दी शुरुआत करना एक बहुत अच्छी चीज है, छोटी रकम से भी सही, और धीरे धीरे करके बढ़ाइए, क्योंकि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है यहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हो। हेमंत जी, यहाँ पर एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग उम्र में आपके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आर्थिक तौर पे आपकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। अब ऐसे किसी के ऊपर अगर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो तो किस तरह से कैलकुलेशन करके ये तय किया जाए कि आपको कितना निवेश करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए? क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि जितना हो सके जल्दी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो हो सकता है कि आपकी निवेश करने की क्षमता थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये ना हो, इसके लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? कविता बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट जैसे हम बात कर रहे थे कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना फायदा, तो यहाँ पे एक और थंब रूल है, वो ये कहता है कि हर 10 साल अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले करते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वही रिजल्ट पाने के लिए, अगर आपने 10 साल पहले शुरू किया तो। आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। देखिए कितनी जरूरत हो, इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि गोल बेस का फायदा क्या होता है कि आप सारे गोल्स को डिफाइन, हो सकता है आपके पास आज उतना पैसा नहीं हो कि आप सारे गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर पाए, लेकिन गोल डिफाइन करने से आपको पता है कि मुझे क्या क्या चीज अचीव करनी है, फिर आप ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा आपके पास है उसको प्रायोरिटाइज करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ऐसी कोई चीज के लिए आप प्लान कर रहे हो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, तो वहां पे आपको इन्फ्लेशन को भी समझ के चलना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई थिंक हर निवेशक को समझनी होगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि आज की शुरुआत जब करते हैं अपने गोल्स को देखते हैं, लेकिन आगे जाके जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं, बदल सकती हैं, आपकी पर्सनल सिचुएशन भी बदल सकती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको आप पीरियडिकली आपको रिव्यू करना होगा, और जैसे जैसे आपके गोल बदले या फिर आपका जो टारगेट बदले उसको आप अगर बदलते रहें, तो जैसे कहते हैं ना कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो बात होती है कि लाइफ की हर स्टेज पे आपके पास इतना पैसा हो कि आपके जो भी गोल्स हैं उसको आप पूरा कर सकें। और बिल्कुल सही है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी होगा जितना लंबा समय, स्पेशली अगर जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो उतना जितना लंबा समय आप देंगे उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा, और जो इक्विटी का जो सही जो रियलाइज कर सकते हैं आपका पोटेंशियल, वो आप कर पाएंगे। चलिए हेमंत जी, अब इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम कर देते हैं। बताएं, इन्होंने 5 फंड्स शामिल किए हैं और 2 फंड्स में इनके पास 1-1 लाख का एक मुश्त निवेश भी है। बताएं। देखिए कविता, इनके पास जो फंड्स हैं अभी 5, मैं कहूंगा कि इनकी फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस कैटेगरी के फंड होने चाहिए, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक इंडेक्स फंड। तो आई थिंक सिलेक्शन वाइज बहुत अच्छा है, और विद इन कैटेगरी जो उन्होंने फंड चुने हैं बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है ये 5 फंड में बने रहें। इसके अलावा जो आपने कहा एक मुश्त लमसम जो रकम है वो दोनों सेक्टर फंड में है। उसमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो थीमेटिक फंड कह सकते हैं, और एक टेक फंड है जो एक सेक्टर फंड है। यहाँ मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो पैसा यहाँ से निकालें और उसको जो है एक तो इंडेक्स फंड में डालें, और दूसरा जो इनके पास जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके अंदर वो पैसे को डालें। क्योंकि सेक्टर फंड में प्रॉब्लम ये है कि उसमें मॉनिटरिंग अलग है, उसका रिस्क प्रोफाइल अलग है, जो आपके जैसे इन्वेस्टर के लिए वो शायद आपको मैच नहीं करेगा। तो ये 2 बदलाव कीजिए, फंड भी थोड़े कम होंगे, और आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने 10,000 का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 20 साल का इनका टाइम होराइजन है, वहां पे डेफिनेटली 1 करोड़ का टारगेट ये पूरा कर पाएंगे। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे इनकम बढ़े, कोशिश करिए कि उस रकम को आप बढ़ा सकें। और जैसा मैंने कहा फंड आपके पास बहुत है अभी 5, इसमें आपको और ज्यादा मुझे लगता नहीं कि ऐड करने की जरूरत है आगे जाके, अगर आप ये डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है। सौरभ, आपको सलाह समझ में आई? आप हेमंत जी को कुछ पूछना चाहते हैं?
नहीं मैम, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मैम मैं एक बात सैड से पूछना चाहता हूँ कि अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया का तो आगे बढ़ेगा ही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या अच्छा नहीं है? अगर मैं उसमें आगे मार्केट गिरेगा तो तब मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। तो आपके पास बेहतर कमाई वाले फंड्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। बहरहाल इसकी समझाइश सौरभ के साथ साथ वो तमाम दर्शकों को भी आप दें हेमंत जी, जो सोच रहे हैं कि इस मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आपको रखना चाहिए। हालांकि अगर लक्ष्य बेस्ड योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहें, अगर एक बेसिक कोर पोर्टफोलियो बनाने के बाद कोई अगर आगे बढ़ना चाहे तो शायद सेक्टर फंड्स को कंसिडर कर सकता है। लेकिन क्योंकि सौरभ एक तरह से नए निवेशक लग रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो निवेश करना चाहते हैं, इनके लिए क्यों ये चॉइस सही नहीं है? कविता देखिए, ऐसा नहीं है कि सेक्टर फंड की कोई यूटिलिटी पोर्टफोलियो में नहीं है। जाहिर सी बात है, सेक्टर फंड है, उनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है वो छोटा होता है, यानी उसी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है और ऐसी साइकिल्स आती हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बार देखा है कि बहुत लंबा समय ऐसा आता है कि जब वो उस थीम में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं मिलती आपकी, तो आप ऐसे किसी थीम में जा रहे हैं जहां पे आपको पता नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस किस पीरियड में अच्छी होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, उसकी मॉनिटरिंग अलग है, उसका रिस्क प्रोफाइल अलग है। और दूसरी बात, अगर किसी थीम और सेक्टर में अगर पोटेंशियल है और अगर आप किसी अच्छे फंड में बने हुए, जैसे आपके पास 4 या 5 फंड है अगर आपके पास, तो जाहिर सी बात है इन सेक्टर्स में आपके पास एक्सपोजर है। अगर आप अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो के अगर कंपोजिशन को देखें तो आप पाएंगे कि आपका अच्छा हेल्दी एक्सपोजर जो है वो आईटी में भी मिलेगा आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा। छोटे इन्वेस्टर को अलग से सेक्टर फंड का पोर्टफोलियो बनाना, जहां पे रिस्क प्रोफाइल अलग है, जहां पे मॉनिटरिंग करना अलग है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट की। जब आपका लंबा होराइजन है और आपको कहीं अगर 4 या 5 बार निकलना या फिर एंटर करना पड़े और आपकी टाइमिंग गलत हो जाए तो आपके जो बड़े बड़े गेन्स हैं वो निकल जाएंगे वहां से। तो इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि सेक्टर फंड की यूटिलिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क ले सकते हैं, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, जो बड़ा पोर्टफोलियो बना चुके हैं, ताकि छोटा पोर्टफोलियो अगर ऐसा सेक्टर फंड में हो जो वॉलेटाइल हो तो वो उस वॉलेटिलिटी को सह सकते हैं। लेकिन छोटे इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड में जाइए और यकीन मानिए जब आप किसी अच्छे फंड के पास हैं तो जिस भी सेक्टर या थीम में उनको पोटेंशियल लगता है वो डेफिनेटली आपको उसका एक्सपोजर देंगे। चलिए सौरभ, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, लेकिन हमें इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा क्योंकि और भी दर्शक हैं जिनके सवाल हमें शो पर लेने हैं। जुड़ेंगे बाकी दर्शकों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, हेमंत उस्तेगी, अर्नव पंड्या हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो करा रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एकमात्र रास्ता है आपके सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने का। अभिजीत जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जोशी साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम गुड इवनिंग, वडोदरा गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम। वडोदरा गुजरात से बोल रहे हैं, ओके। 7,000 रुपये आप 8 फंड में निवेश कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा फंड है एक HDFC इंडिया सेंसेक्स फंड, PGM इंडिया मिड कैप कॉल जी सर। फंड के नाम तो हमारे पास हैं, आपने व्हाट्सएप किया था ना, फंड के नाम हमारे पास हैं। आप ये बताएं हमें इस पोर्टफोलियो के जरिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं हमसे? मैडम ऐसा मेरा पोर्टफोलियो बराबर है। ठीक है। और दूसरा मैडम मैं कोटक सिक्योरिटी के डीमेट अकाउंट से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लेता हूँ, तो वो सही रहेगा डीमेट अकाउंट से लेने का? ठीक है। इस पोर्टफोलियो में आप जो कह रहे हैं हमें जो फंड्स चेक करने हैं, ये कितने साल तक आप इसमें रहेंगे? क्या सोचा है निवेश करने का? कब तक निवेश करेंगे? 15 साल के लिए। कोई खास कॉर्पस? रिटायरमेंट के लिए मैडम। कितना इकट्ठा करना होगा? अभी तो इतना है, मैं हर साल उसमें 2-3 हज़ार और ऐड कर सकता हूँ, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे। चलिए ठीक है। अर्नव जी बताएं, सबसे पहले तो जो जिस तरीके से ये निवेश कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। अभी मेरे ख्याल से ये कोटक सिक्योरिटीज़ के ज़रिए निवेश कर रहे हैं।
मेरे हिसाब से इन्होंने जो प्रश्न पूछा कोटक सिक्योरिटीज के हिसाब से वो ये था कि वो जो म्यूचुअल फंड्स खरीदे वो क्या यहाँ से डायरेक्टली खरीदे या वो उन डीमैट अकाउंट में ले। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं तो उसमें कहाँ से खरीद रहे हैं उसका फर्क ये होता है कि कोई आप इंटरमीडियरी या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, यानी कि कोई ब्रोकर के थ्रू या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो आपको एक रेगुलर प्लान मिलेगा। इसके सामने जब आप डायरेक्टली जाते हो, यानी कि आप या तो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके लेते हो, या तो कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट प्लान्स का एक्सेस देता है। अगर ये आप करते हो तो आपको डायरेक्ट प्लान्स का में निवेश होगा आपका, और डिफरेंस ये होता है कि वहां पर एक्सपेंस रेशियो कम होता। तो ये डिफरेंस है। जो भी प्लेटफॉर्म में आप जाना चाहते हो वहां से उसमें आप पहले ये तय कर लीजिए आपको डायरेक्ट में जाना है या रेगुलर में, और फिर चेक कीजिए कि वो प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट प्लान का एक्सपोजर देता है या रेगुलर प्लान। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई उनके पोर्टफोलियो के बारे में, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इनका लक्ष्य है वो 15 साल का है, तो ये लंबे लक्ष्य के लिए एक इक्विटी पोर्टफोलियो होना जरूरी है उनके लिए। तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट तो ये कर रहे हैं, तो पहला जो स्टेप है वो उन्होंने सही किया है। लेकिन आज की तारीख में इन्होंने बहुत सारे फंड्स छोटी रकम जो निवेश कर रहे हैं उसके लिए जो क्वांटिटी ऑफ फंड्स है वो काफी सारे हैं, तो ये जरूरी है कि वो फंड्स की संख्या को कम कर दे। और ये कम करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जब मल्टीपल फंड्स रखते हो तो उसमें आपका होल्डिंग्स को रेप्लिकेशन होता है। तो ये रेप्लिकेशन होने से एक सेम होल्डिंग में दो फंड या 3 फंड में रखना कोई एडिशनल बेनिफिट आपको देता नहीं। तो इसलिए मेरी सलाह इनको ये है कि 3 फंड ये कम कर दे अपने एग्जिस्टिंग फंड में, क्योंकि ये रेप्लिकेट कर रहा है। उसमें से निपॉन का जो फ्लेक्सी कैप है वो फंड, एसबीआई का मल्टी कैप फंड है वो, और तीसरा जो है वो निपॉन का मिड कैप इंडेक्स फंड। ये 3 फंड से वो पैसा निकाल ले, वहां पर निवेश करना बंद कर दे और ये पैसा जो दूसरे फंड है उसी में स्प्रेड कर दे। तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा ट्रिम भी हो जाएगा, और जैसे उन्होंने कहा कि आगे जाते हुए वो हर साल 2-3 हजार से अपना निवेश बढ़ाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसी में बढ़ाए, कोई नया फंड ऐड ना करे। जो फंड्स आप निकलने की सलाह दे रहे हैं, किसी कारणवश आपने कहा कि इनसे निकल जाए? हाँ, ये निकलने की सलाह इसीलिए है क्योंकि जो फंड्स फॉर एग्जांपल मल्टी कैप फंड है, तो मल्टी कैप फंड लार्ज, स्मॉल और मिड कैप में तीनों सेक्टर में निवेश करता है, लेकिन इनके पास एक ऑलरेडी एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड ऑलरेडी है। तो इसमें से ये रेप्लिकेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर इनके पास कुछ नहीं होता और सिर्फ ये फंड लिया होता तो उस तरह से ठीक है। सिमिलरली जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें प्रीडोमिनेंटली एक लार्ज कैप एक्सपोजर है, और लार्ज कैप एक्सपोजर उनको ऑलरेडी दूसरे फंड्स जो पोर्टफोलियो में है उनसे मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो 3 फंड मैंने कहा है उससे वो निकल जाए, क्योंकि डुप्लीकेशन हो रहा है निवेश का। ऑलराइट, अभिजीत कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? तो मैडम उससे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? उसके नाम बताए हैं अर्नब जी ने। दरअसल बाकी आप नाम अगर मिस कर चुके हैं तो YouTube पर शो देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी फंड्स के नाम मिल जाएंगे। मैडम मेरे एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मैं कोटक सिक्योरिटीज में से डीमेट में म्यूचुअल फंड लेता हूँ और डायरेक्ट फंड ही है मैडम, डायरेक्ट फंड में मैं लेता हूँ डीमेट अकाउंट में। ओके अर्नब जी, और उसमें मैडम कुछ कमीशन नहीं लेते वो लोग? अर्नब जी मेरे ख्याल से आप एड्रेस कर चुके हैं इनके सवाल को। नहीं मैम, अगर वो डायरेक्ट फंड लेते हैं तो फिर तकलीफ क्या है? अगर उनको डायरेक्ट फंड चाहिए और डायरेक्ट फंड ले रहे हैं तो फिर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो चाहिए वो उनको मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने समझा डायरेक्ट फंड में आपका एक्सपेंस कम होता है। तो अगर आप ऑलरेडी डायरेक्ट फंड आपको मिल रहा है तो फिर आपका एक्सपेंस ये फंड में कम होगा। एग्जैक्टली, तो ये जस का तस इसको रख सकते हैं ना अर्नब जी, बदलाव की जरूरत नहीं है फिर? नहीं, बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो माध्यम उनको अच्छा लग रहा है और वो वहां पर
अच्छा तरीके से निवेश कर रहे हैं तो वो ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर। आशीष जी। जी मैम। सर पूछिए। हाँ, मैंने कुछ पोर्टफोलियो शेयर किया है, उसमें कुछ फंड है, करीब 19,000 रुपीज पर मंथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ करीब पिछले 3 साल से। ठीक है सर, आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। 2 क्वेश्चन थे। एक 2 तो करोड़। ये 2 करोड़ रुपए जो मैंने टारगेट लिया है, क्या वो सफिशिएंट रहेगा? और दूसरा, ये जो पोर्टफोलियो है वो सुइटेबल है जो टारगेट पूरा करने के लिए? ओके, हेमंत सर। देखिए कविता, इन्होंने कहा कि इनकी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक उन्होंने कहा पोर्टफोलियो इनका जहाँ पे एसआईपी से इक्विटी फंड में 19,000 रुपीज उन्होंने कहा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि वो 45,000 रुपीज जो है उनका, जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं 45,000 रुपीज का। तो आई थिंक इनका जो रिटायरमेंट का जो गोल है 2 करोड़ का, अगर मैं खाली एसआईपी अगर मैं लेके चलूँ, उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए उन्होंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट किए हुए हैं वहाँ पे, तो करीब करीब 1 करोड़ 75 लाख 1 करोड़ 75 लाख तक ये खाली एसआईपी से पहुंच पाएंगे। उसके अलावा जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने क्योंकि अपना जो करंट बैलेंस है उनका नहीं बताया, तो मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली कितना पैसा बनेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ 45,000 की इन्वेस्टमेंट ही लेके चलूँ जो इनके टाइम होराइजन है, तो उसमें 2 करोड़ का कॉर्पस इनके पास और बनेगा। तो आई थिंक जहां तक इनके टारगेट को पूरा करने का सवाल है, मुझे लगता है वो आराम से होगा। लेकिन मेरी इनको सलाह ये रहेगी कि इनका जो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शंस में है, ये अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इनका रिटर्न थोड़ा बेहतर हो। तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एनपीएस में कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा अगर ये एसआईपी में बढ़ा दें तो मुझे लगता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, थोड़ी रिटर्न उससे ज्यादा इनको मिल पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना में भी, लेकिन इन्होंने अपना गोल जो रखा है वो अभी तक इन्होंने हमें रिटायरमेंट का बताया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी डॉटर का एजुकेशन का भी डेफिनेटली गोल है वहाँ पे। तो मैं चाहूंगा हमारे कि साथ है फोन लाइन पर दरअसल हेमंत सर, हम इनसे क्लैरिटी ले सकते हैं। बताएं आशीष जी। जी, जो पीपीएफ में मेरा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मैंने 2010 में चालू किया था, तो वो अभी लगभग अभी 2-3 साल में वो पूरा होने वाला है। नहीं, लेकिन सुकन्या समृद्धि में कर रहे हैं, तो क्या बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए भी है क्या? जी जी जी, 2 बेटियां हैं मेरी, और 12 साल और 6 साल उनकी उम्र है। तो पिछले 2 साल से लगभग उनका स्टार्ट किया था मैंने 2 साल पहले। तो लेकिन 2 करोड़ केवल रिटायरमेंट के लिए चाहिए ना, उसमें से किसी और लक्ष्य के लिए पैसे नहीं जाएंगे ना? नहीं, ये जो बताया है वो सेपरेट है, बच्चों का। समझ गई, मैं समझ गई हेमंत जी। तो वो बाय द वे इन्फॉर्मेशन है। अब बताएं रिटायरमेंट के लिहाज से ये पोर्टफोलियो। कविता, डॉटर्स की एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा एक 12 साल और एक 6 साल की डॉटर्स हैं इनकी। खाली सुकन्या समृद्धि से तो उतना कॉर्पस नहीं बन पाएगा कि जिस तरह की एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए वो। तो मेरे ख्याल से इस पोर्टफोलियो को रिटायरमेंट के लिहाज से ही हमें देख लेना चाहिए। वो सही है, बट मुझे लगता है कि इनमें इनके पास पोटेंशियल है। अच्छा, तो जो कुछ इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं बाकी जगह पे, वहां से निकाल के अगर एसआईपी में करें तो अपने जो डॉटर्स के एजुकेशन के लिए भी ज्यादा कॉर्पस बना पाए। इसमें सर जो पीपीएफ का जो मेरा अभी मैच्योर होने वाला है 2 साल में, वो भी मैंने प्लान किया है कि वो इन्वेस्ट करके बच्चों के लिए ही यूज करेंगे आगे, जब उनका एजुकेशन और उनका जो मैरिज का जो टाइम आएगा उसके लिए। आई थिंक वो काफी अच्छा डिसीजन होगा आपका, क्योंकि अभी तक जो आपने रिटर्न लिया वहाँ पे ऑब्वियसली एश्योर्ड रिटर्न है, सेफ्टी है, बट अभी आपके पास समय है उनकी एजुकेशन और शादी के लिए वापस इकट्ठा करने में। आई थिंक उनको अगर म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही डिसीजन है। चलिए, तो आशीष जी और कोई सवाल तो नहीं पूछना है ना? फंड सिलेक्शन ओके है, उसमें मैं भी कुछ चेंजेस करूं और या नया फंड ऐड करना है या कुछ हटाना है उसमें से? नहीं, मुझे लगता है ओवरऑल मैं कहूँगा कि फंड सिलेक्शन आपकी डेफिनेटली बिल्कुल सही है, इसमें आप बने रहें। सिर्फ एक फंड है, मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा जो मल्टी एसेट फंड है, वहाँ से निकल के अगर आप जो बाकी फंड में अगर आप पैसा लगा दें, क्योंकि मल्टी एसेट में क्या है, मिनिमम जो एक्सपोजर है वो हर एसेट में 10% होना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो तरीके से वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, उसको बंद करके आपको पैसा जो है किसी भी एक लार्ज कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में जो लिस्टिंग है आपके पास, वहाँ पे लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और रमेश चंद्र साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रमेश चंद्र जी, हेलो।
हाँ जी मैम, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। 2 फंड हैं, 7,000 रुपये आप निवेश कर रहे हैं। मिरो एसेट का लार्ज कैप है और एक्सिस का ब्लू चिप है। बताएंगे इस पोर्टफोलियो में आपको कब तक रुके रहना है? मैम मैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट तो देख रहा हूँ, और अभी जो मेरा एक्सिस ब्लू जिसको मैं 10 साल से ज़्यादा का समय समझूं? लॉन्ग टाइम मतलब 10 साल से ज़्यादा है ना? एक्चुअली इनकी अवधि 3-3 साल की है, तो एटलीस्ट मैं 2 टर्म्स तो पूरा करना चाहता हूँ, 6 साल लगभग। किसकी अवधि 2-2 3-3 साल की है? क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, फंड की अवधि 3-3 साल की है। फंड की अवधि 3-3 साल की है। मीरे की भी और एक्सिस ब्लू चिप की भी 3-3 साल का लॉकिंग पीरियड है इन दोनों में। ये तो आपने मिरो एसेट का लार्ज कैप फंड और एक्सिस का ब्लू चिप फंड लिया हुआ है। ये तो आपके ओपन एंडेड फंड होंगे। नहीं, बट मैम मेरे को तो ऐसा बोला गया कि 3 साल का इनमें पीरियड है। किसने बोला आपको? बैंक वालों ने। मुझे बताइए आपको कितने साल तक इनमें रहना है और आपका लक्ष्य क्या होगा? कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? मैम हाँ, एटलीस्ट 10 साल तक। और कितना इकट्ठा करना है? मैम एक्चुअली मेरा प्लान है फ्लैट लेने का, तो उसके लिए मेरे को अपना पोर्टफोलियो मतलब स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए अर्नब जी, 3 साल का लॉक इन पीरियड है मिरो एसेट लार्ज कैप और एक्सिस ब्लू चिप में। ये किस तरह से इनको फंड बेचा गया है, क्या कहकर? आपको तो आपके फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो ये कहकर फंड्स को खरीद लेते होंगे या ये कहकर इनको फंड्स बेचे जाते होंगे। नहीं, मेरे हिसाब से ये मिराई का लॉन्ग टर्म फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड दोनों ओपन एंडेड फंड्स है, और ये ईएलएसएस फंड्स नहीं है। सिर्फ ईएलएसएस फंड्स यानी कि जो टैक्स सेविंग फंड होते हैं, उसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपको 3 साल का लॉक इन होता है। और एक दूसरी कैटेगरी के फंड्स होते हैं जिसे रिटायरमेंट फंड्स कहते हैं, तो उसमें 5 साल का लॉक इन होता है। ये स्पेसिफिक फंड्स जो नाम दिए गए हैं वो ओपन एंडेड है। लेकिन ये अगर इनको ये कहकर बेचा गया है कि ये लॉक इन है इसमें, तो ये क्यों कहकर बेचा गया होगा जबकि एलएसएस कैटेगरी भी नहीं है? या मैं चाहती हूँ कि हम निवेशकों को ये बताएं कि ब्रोकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना मुनाफा कैसे देख रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से इनको कहा गया कि ये 3 साल का लॉक इन है ताकि वो एटलीस्ट 3 साल इसमें निवेश करते रहें और बने रहें। दूसरा तो कोई मुझे कारण दिखाई नहीं दे रहा है क्यों ऐसा कहा गया है। तो अगर इसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नजरिए से देखा जाए तो मेरे हिसाब से 3 नहीं 5 कहना चाहिए था। अर्नब जी क्या कहेंगे आप? 3 साल तो फिर भी कम है। आप फुल ऑन इक्विटी फंड बेचने की बात कर रहे हैं तो 3 साल तो कम ही है। बहरहाल लॉक इन नहीं है, ये टेक्निकली टर्म गलत है। और रमेश चंद्र जी, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आपको कुछ भी बेच दे, आपको नहीं लेना है, आपको खुद की रिसर्च करनी है। बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल हमें भेजा है, लेकिन ये फंड्स में लॉक इन नहीं है, ये ईएलएसएस फंड्स नहीं है। अर्नब जी अब इनकी सलाह पर आते हैं। जी, तो इनको जब भी चाहिए तो ये फंड स्विच कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। सिर्फ उनको ये देखना होगा कि कब निवेश के बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एग्जिट लोड है, बहुत कम समय में करते हैं तो एग्जिट लोड आ सकता है। ये एक चीज है। अब उन्होंने जो 2 फंड सिलेक्ट किए हैं वो दोनों लार्ज कैप फंड्स है, तो मेरे हिसाब से दोनों लार्ज कैप फंड्स में वही सेम प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके होल्डिंग्स सिमिलर होंगे, कई होल्डिंग्स सिमिलर होंगे, क्योंकि मोस्टली लार्ज कैप फंड्स देखिए उनका मैंडेट यही है कि टॉप 100 फंड टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप में निवेश करें। और इसमें फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, आईटीसी, एलएनटी, ये सभी का समावेश होता है, इंफोसिस, टीसीएस, ये सभी कॉमन होल्डिंग्स होते हैं, वेटेज अलग होते हैं। तो ये इस प्रकार से 2 एक ही कैटेगरी के फंड्स रखने पोर्टफोलियो में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देता। तो मेरा उनको कहना यह है कि अगर हम देखें तो पिछले 2.5-3 साल से जो एक्सिस ब्लू चिप है वो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो वहां पर निवेश बंद कर दे। उसके सामने एक मिड कैप फंड ले ले जहां पर कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक अच्छा चॉइस रहेगा। तो फिर उनके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, ऐसे 2 फंड आते हैं।
चलिए, उम्मीद करते हैं रमेश चंद्र जी आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगर फंड के नाम आपने मिस कर दिए हैं तो शो को यूट्यूब में देखिएगा। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन जल्दी से निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। और हेमंत जी बताइए, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल गुरु मंत्र कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो इक्विटी एक्सपोजर है उसका सही पोटेंशियल आपको मिले, तो एक तो लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए ताकि वॉलेटिलिटी में आप घबराएं नहीं, और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए ताकि जो वॉलेटिलिटी है उससे नुकसान की बजाय आपके पोर्टफोलियो का एवरेजिंग का फायदा हो। अर्नब जी, आप कोई भी निवेश कर रहे हो तो आप रियलिस्टिकली समझ लीजिए कि आप कितना काम कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ खर्च बचाने के लिए ऐसा ना हो कि आप सब खुद करने जाए और आपके एक्चुअली पोर्टफोलियो या तो सही ना हो या उसमें रिटर्न्स कम आए क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट सही नहीं चूज किया है। तो देख लीजिए आप कितना कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, और उसी तरह से फिर देखिए कि किस प्रकार से आपको निवेश करना है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। लेकिन अर्नब जी, हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला, दर्शकों की आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन इस वादे के साथ कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर अब फ्लैश होने वाला है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप अपने सवाल यानी आप अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करवा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर लिखित रूप में अपने सवाल को भेज सकते हैं। चाहे तो अपने सवाल का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर दें। धन्यवाद।